सभी साथियों नमस्कार। मैं राहुल गुदर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूनिट नंबर 6 का अध्ययन हम कर रहे थे। यूनिट नंबर 6 में हम कुछ टॉपिक कर चुके हैं, जिसमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या फिर खेल प्रशिक्षण की परिभाषाएं शामिल हैं, खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत शामिल हैं। उसके बाद हमने प्रशिक्षण भार या फिर ट्रेनिंग लोड क्या होता है और अधिभार क्या होता है, इन तमाम चीजों के बारे में हमने अध्ययन किया। आज की जो क्लास है वहां पर हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसको आप पीरियडाइजेशन या अवधिकालीनता के नाम से जानते हैं। 2 क्लासेस में लगभग हमारा ये टॉपिक खत्म होगा और महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको यहाँ पर ये समझते हुए चलना है क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्जाम में 3rd ग्रेड से लेकर 1st ग्रेड नेट के एग्जाम तक यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। और तमाम जो प्रश्न है यहाँ पर रटने की कोई भी यहाँ पर बात नहीं है। हर एक बात जो है वो समझ के ऊपर आधारित है। अगर आप रटते हैं तो प्रश्न आप यहाँ से गवाएंगे ही गवाएंगे, अगर आप समझते हैं तो यहाँ से आने वाले प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। इससे पहले हमने जो चीजें पढ़ी, हमने जो इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा, हमने जो वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, हमने जो लोड के बारे में पढ़ा, उन्हीं शब्दों को यहां पर पुनः उपयोग किया जाएगा और वो शब्द आपको ध्यान में होना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं पीरियडाइजेशन या फिर अवधिकालीनता। सभी साथियों को गुड इवनिंग, नमस्कार भाई। चलिए शुरू करते हैं। पीरियडाइजेशन पर जाने से पहले, क्योंकि अभी बात कर रहा था कि कुछ शब्द यहां पर आएंगे, तो उन शब्दों के बारे में पहले मैं चर्चा कर लेता हूं कि कौन से वो शब्द हैं जो हो सकता है कि बाद में पूछे जाएं या फिर बाद में यहां पर आए, तो उनकी चर्चा यहां पर कर ली जानी चाहिए। उसके बाद हम पीरियडाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए भाई, पहली बात यहां पर इंटेंसिटी। पहला शब्द यहां पर कौन सा आ रहा है? इंटेंसिटी यहां पर शब्द आ रहा है। इंटेंसिटी के बारे में हमने इंटेंसिटी कहिए, डेंसिटी कहिए, वॉल्यूम कहिए, ये तीनों के तीनों क्या है? भार के घटक है। ये तीनों के तीनों क्या है? भार के घटक या फिर कंपोनेंट ऑफ लोड इनको कहा जाता है। इंटेंसिटी या फिर तीव्रता, इंटेंसिटी या तीव्रता है कार्य की दर या गुणवत्ता, कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो किस गुणवत्ता के साथ, किस दर के साथ, किस क्वालिटी के साथ उसको परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं, अगर आप एंड्योरेंस की कोई गतिविधि कर रहे हैं, तो उसमें कितने पेस पर आप दौड़ रहे हैं या फिर कितने समय के अंदर आप कितने किलोमीटर दौड़ रहे हैं, वो वहां पर क्वालिटी को दर्शाएगा। अगर आप जंपिंग की कोई इवेंट कर रहे हैं, जंपिंग के कोई कार्य कर रहे हैं, आप थ्रोइंग के कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसमें कितने डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं, वो वहां पर क्वालिटी को दर्शाएगा। अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो वेट लिफ्टिंग के अंदर कितना भार उठा रहे हैं, ये चीज क्वालिटी को दर्शाने वाला है। अगर आप कोई टीम स्पोर्ट्स के अंदर भाग ले रहे हैं, तो वहां पर किस टेम्पो के साथ, किस रिदम के साथ, किस स्पीड के ऊपर गेम चल रहा है, या फिर जो एक्शन है वो पर यूनिट टाइम के हिसाब से कि कितनी बार कितने समय के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, उसके आधार पर आप क्या करेंगे, ये बताएंगे कि कितनी इंटेंसिटी के साथ काम हो रहा है। तो पहला शब्द यहां पर इंटेंसिटी, कार्य की दर, गुणवत्ता या फिर क्वालिटी ऑफ वर्क के नाम से आप इसको जानेंगे। अगली बात, डेंसिटी या फिर घनत्व। 2 व्यायाम के बीच का समय ये आमतौर पर होता है, या 2 सेट के बीच में जो समय आपको दिया जाता है आराम करने के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए, उसको घनत्व कहते हैं। घनत्व जब बढ़ेगा तो लोड भी क्या होगा? बढ़ेगा। जब घनत्व कम हो जाएगा तो लोड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अमूमन जब आप घनत्व को बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी को कम कर देंगे, जब घनत्व को कम करेंगे तो इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। ये बात हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो घनत्व या फिर डेंसिटी 2 व्यायाम के बीच आराम का समय है। उसके बाद वॉल्यूम या फिर आयतन की बात करते हैं। कुल किया गया कार्य, कि एक ट्रेनिंग सत्र में, एक प्रशिक्षण सत्र में कुल कितना कार्य परफॉर्म किया गया है। वर्क डन इन ए सेशन, कि एक सेशन के अंदर कितना कार्य किया गया है। अगर आप बात करें लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की, तो आप वहां पर कह सकते हैं कि आप कितने समय दौड़े हैं। अब यहां पर कितनी दर पर दौड़े हैं, क्या पेस के साथ दौड़े हैं, वो बात यहां पर नहीं होगी। कितने समय दौड़े हैं? 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। अब कितने किलोमीटर दौड़े हैं, अब यहां पर दर की बात यहां पर नहीं पूछी जा रही है। यहां पर केवल इतना पूछा जा रहा है कि कितना समय दौड़े हैं, कितना किलोमीटर दौड़े हैं। केवल मात्रा की यहां पर बात हो रही है। जब आपसे पूछा जाए कि आप स्पीड की बात की जाए, तो स्पीड के अंदर कितने रेपिटेशन परफॉर्म किए, जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात की जाए तो कितने रेपिटेशन परफॉर्म किए, या फिर कितनी देर तक आपने भार को उठाया। इसी तरह से अगर थ्रोइंग इवेंट में हो, जंपिंग इवेंट में हो, तो वहां पर यह बात की जाएगी कि आप कितने रेपिटेशन परफॉर्म कर चुके हैं, कितने थ्रो परफॉर्म कर चुके हैं। फुटबॉल की बात हो तो फुटबॉल में कितनी देर तक खेले हैं।
तो ये सारे के सारे मात्रा के अंदर आ जाएंगे, ये सारे के सारे मात्रा के अंदर। इंटेंसिटी और डेंसिटी का जो रिलेशन होगा, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा ही घटेगा। सेम रिलेशन किसका है, वॉल्यूम और इंटेंसिटी का भी सेम रिलेशन रहेगा, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा और एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। दोनों एक साथ नहीं बढ़ाए जाएंगे, दोनों एक साथ कम नहीं किए जाएंगे। ये बात, दोनों एक साथ बढ़ाए तो क्या होगा, ओवरलोड होगा। दोनों एक साथ कम की जाए तो अंडरलोड। तो दोनों के अंदर ही में नुकसान है। अंडरलोड में खिलाड़ी प्रदर्शन में सुधार नहीं होगा और ओवरलोड के अंदर खिलाड़ी इंजर्ड हो जाएगा। ये बात आपने यहां पर ध्यान रखनी है। उसके बाद अगली बात, लोड क्या है, शारीरिक और मानसिक रूप से किया गया कार्य है कि जो भी कार्य खिलाड़ी को हम करवाते हैं वो आमतौर पर लोड कहलाता है, और जो प्रभाव उसका नजर आता है वो भी क्या है, लोड है। वो भी क्या होता है, लोड या फिर भार होता है। भार नहीं देंगे तो खिलाड़ी इंप्रूव नहीं करेगा। तो लोड देना या ट्रेनिंग की जरूरत है कि हम उसको कार्य करवाएंगे, हम उसको अधिभारित करेंगे, उसकी वजह से क्या करेगा, वो प्रदर्शन में सुधार करेगा। अगली बात यहां पर देखिए, टैक्टिक या फिर युक्ति क्या होता है। अब ये सारे नाम आने वाले हैं भाई, अब जब पीरियडाइजेशन पढ़ेंगे तो इन नामों की जिक्र होंगे, इसलिए मुझे जरूरी है कि ये बताए जाने चाहिए। टैक्टिक या फिर युक्ति क्या है, चलते खेल में अपनी रणनीति में तब्दीली करना या फिर खेल के दौरान रणनीति का वास्तविक क्रियान्वयन। दो बात है कि आपने रणनीति तैयार की, आपने कोई स्ट्रेटेजी तैयार की, एक मसौदा तैयार किया कि हम इस तरह से जाकर खेलने वाले हैं, वो तो केवल पेपर के ऊपर है। जब उसका क्रियान्वयन किया जाएगा ना, एक्चुअल में उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो वो किस फॉर्म में इंप्लीमेंट होती है, टैक्टिक्स के फॉर्म में इंप्लीमेंट होती है। या फिर आप रणनीति बनाकर गए कि आज हम इस तरह से खेलने वाले हैं, और बाई चांस जो भी आपने रणनीति बनाई, उस रणनीति के अंदर परिस्थितियों के हिसाब से कुछ बदलाव करना पड़ा। जैसे मान लीजिए कि आप फुटबॉल का मैच खेलने गए और आपने ये बोला कि हम इस तरह से खेलने वाले हैं, मैच के पहले ही 5 मिनट के अंदर आपके किसी एक खिलाड़ी को रेड कार्ड मिल जाए, तो आप 11 की बजाय अब कितने हो गए, 10। तो जो रणनीति बनाई थी क्या उसी से खेलोगे, बिल्कुल नहीं खेलोगे। आपको तुरंत तत्काल प्रभाव से वहां पर अपने रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा परिस्थितियों को देखते हुए। तो जो बदलाव आप कर रहे हैं ना, वो युक्तियां होती हैं कि आप, या फिर बिल्कुल एकदम सरल भाषा में बोलूं तो ये वो जुगाड़ हैं जो लगाए जाते हैं कि आप मैच की जो सिचुएशन है उनके हिसाब से आप समायोजन कर पाए, उनका लाभ उठा पाए या नुकसान में नहीं जाए। तो युक्तियां क्या है, वो तरीके हैं, वो तौर तरीके हैं जिनको उपयोग किया जाता है कि आप परिस्थितियों के साथ समायोजन बैठा सके। सिंपल सी बात। स्ट्रेटेजी या फिर रणनीति, रणनीति पूर्व नियोजित तथा मुख्य रूपरेखा जिसके सारे टीम खेलती है, या फिर एक टीम कैसा खेलने वाली है, इसका ब्लूप्रिंट क्या होता है, रणनीति या फिर स्ट्रेटेजी होती है कि कोई टीम कैसे खेलने वाली है, कितने खिलाड़ियों के साथ खेले, कितने बॉलर रहेंगे, कितने बैट्समैन रहेंगे, वो सारे के सारे रणनीति या फिर स्ट्रेटेजी के अंदर आ जाते हैं। आगे बढ़ता हूं भाई, ये इतने नाम आपने देखे, इनमें कोई डाउट आपको फटाफट कमेंट करके बताइए भाई, उसके बाद हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट बताइए, इतने में किसी को कोई डाउट है तो बताइए भाई फटाफट, फिर हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है भाई, यहां से प्रश्न जो है वो आपके खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, और लगभग विद्यार्थी जो कॉलेज में नहीं गए हैं, जिन्होंने कॉलेज से नहीं समझा है, केवल वो नोट से पढ़ते हैं, केवल किताबों से पढ़ते हैं, उनको समझ में आने में बड़ी दिक्कत होती है इस एक टॉपिक के। तो इस टॉपिक को आपने ध्यान से समझना है। चलिए भाई आगे बढ़ता हूं, बहुत बढ़िया, अगली बात करते हैं भाई। उसके बाद एक शब्द आएगा सुपर कंपनसेशन। सुपर कंपनसेशन शब्द आएगा, इसका मतलब क्या, अनुकूलन, भार का अनुकूलन, कि आपने भार के साथ क्या कर लिया, समायोजन कर लिया। जैसे मान लीजिए मैं 2 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, 2 किलोमीटर दौड़ना मेरी क्षमता है, कल मुझे कोच 3 किलोमीटर दौड़ा दे, कल मैं जाऊं और मुझे कोच 3 किलोमीटर दौड़ने के लिए बोले और मैं 3 किलोमीटर दौड़ूं, बड़ी परेशानी होगी मुझे, लेकिन मैं जैसे तैसे 3 किलोमीटर दौड़ जाता हूं। अगले दिन फिर जाऊं तो अगले दिन मुझे फिर 3 किलोमीटर दौड़ा दे, फिर एक दिन 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, इस तरह से अगर मुझे 5-7 दिन लगातार 3 किलोमीटर दौड़ाया जाए ना, तो मैं देखूंगा 10वें दिन मैं 3 किलोमीटर दौड़ना सीख गया, या 3 किलोमीटर दौड़ने की क्षमता मेरे अंदर आ गई। तो वो एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर जो आपने अभ्यास किया वो शरीर ने सीख लिया, वही क्या है, सुपर कंपनसेशन है। सुपर कंपनसेशन का मतलब है कि जो भार आपको दिया गया, जो कार्य आपको करवाया गया, वो कार्य आप करना सीख गए। सुपर कंपनसेशन को अडेप्टेशन या अनुकूलन के रूप में भी जानते हैं कि भार का अनुकूलन, लोड का अडेप्टेशन आपने कर लिया, आपके शरीर वो करना सीख गया। सिंपल सी बात। कुछ और जानकारी इसके बारे में पढ़ते हैं। द ट्रेनिंग फिनोमिनन called supercompensation, also known as Weigert's law of supercompensation, was first described by Folbrot in 1941 and later was discussed by Hans Seil,
हु कॉल्ड इट द जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, GAS, ये नाम भी ध्यान रखना, GAS एक प्रशिक्षण घटना जिसे सुपर कंपनसेशन कहा जाता है, जिसे विगर्ट के नियम के रूप में भी जाना जाता है। सुपर कंपनसेशन का वर्णन पहली बार 1941 में फॉलब्रोड द्वारा किया गया और बाद में इस पर हंस सैली द्वारा चर्चा की गई, जिन्होंने इसे सामान्य अनुकूलन सिंड्रोम कहा। तो सुपर कंपनसेशन क्या है? भार का अनुकूलन, कि जो भार आपके ऊपर दिया गया, जो कार्य आपको करवाया गया, वो कार्य आपने करना सीख लिया। एज सिंपल एज दैट। यहां पर आप देखिए भाई, ये तस्वीर को देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस, कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, और यहां पर आप देख रहे हैं समय। ये क्या है? समय। जब आपने शुरू किया ना, तो आपकी परफॉर्मेंस या फिर आपका स्तर ये था। जब आपने अभ्यास करना शुरू किया तब आपका लेवल ये था। उसके बाद आपको जब अभ्यास करवाया गया तो एक बार अस्थायी रूप से आपके शरीर के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी थकान की वजह से। थकान के बाद आपने क्या किया? रिकवर किया। लेकिन रिकवर जब किया ना आपने, जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपको ट्रेनिंग स्टिमुलस दिया गया, यहां पर आपको अभ्यास करवाया गया, एक बार अस्थायी आपके शरीर के अंदर या फिर उस परफॉर्मेंस कैपेसिटी के अंदर गिरावट होगी थकान की वजह से। लेकिन जब शरीर रिकवर करेगा ना, तो केवल यही नहीं रुकेगा, ये ध्यान रखना है आपने। शरीर जब रिकवर करेगा तो वो अपने पूर्व के लेवल के ऊपर नहीं रुकेगा, वो इसे थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और ये जो ऊपर जाना है ना, यही क्या है? सुपर कंपनसेशन है। यही आपके प्रदर्शन में सुधार क्या कहलाएगा? सुपर कंपनसेशन। क्योंकि आपने ये जो कार्य किया ना, इसके प्रभाव के रूप में आप क्या करेंगे? सुपर कंपनसेशन की तरफ बढ़ेंगे, लोड की एडेप्टेशन करेंगे। सिंपल सी बात कि आपने जो कार्य किया उससे रिकवर हुए, रिकवर होने के बाद सुपर कंपनसेशन हुआ। ये तमाम बात हम पिछली क्लास के अंदर जब अधिभार की बात हुई उसमें हम ये करके आए हैं भाई। आगे बढ़ता हूं। उसके बाद अगली बात हम यहां पर देखते हैं, तकनीक क्या है? टेक्निक या फिर तकनीक क्या है? किसी कार्य करने का वैज्ञानिक तरीका, किसी कार्य करने का वैज्ञानिक तरीका, किसी कौशल को करने का वैज्ञानिक तरीका। फुटबॉल के अंदर, क्रिकेट के अंदर, बास्केटबॉल के अंदर, वॉलीबॉल के अंदर बहुत सारे कौशल हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स आते हैं। फुटबॉल में जैसे आपको किक करना है, आपको हेड करना है, आपको बॉल को ट्रैप करना है, बॉल को लॉन्ग पास देना है, शूट करना है, तमाम चीजें होती है। उसी तरह से क्रिकेट में कैच करना है, स्टंप करना है, ड्राइव करना है, पुल करना है, हुक करना है, खूब सारे कौशल होंगे। उन कौशल को करने का कोई वैज्ञानिक तरीका तो होगा। वैज्ञानिक तरीके का मतलब है कि आप शरीर की कम ऊर्जा खपत करें, अपने शरीर को कम रिस्क में डालें, इंजरी के कम रिस्क में डालें, और इफेक्टिवली आप क्या कर सके? प्रभावी ढंग से उस कार्य को कर सके। तो उसका वैज्ञानिक तरीका होता है कि आपको भार, बॉडी वेट कहां पर रखना है, कैसे आपको इनिशियल मूवमेंट होगा, कब आप बॉल के साथ कांटेक्ट करेंगे, आपकी हेड की पोजीशन क्या होगी, फॉलो थ्रू कैसा होगा, वो सारी की सारी चीजें जो है वो एक तकनीक के अंदर आ जाती है। तो वैज्ञानिक तरीका किसी कौशल को करने का, किसी कार्य को करने, किसी शारीरिक कार्य को करने का वैज्ञानिक तरीका जो है ना, वो क्या कहलाएगा? तकनीक कहलाएगा। तकनीक शब्द का उपयोग यहां पर क्यों किया है? वैज्ञानिक शब्द का उपयोग यहां पर क्यों किया गया? वैज्ञानिक शब्द का उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि हम यहां पर कम ऊर्जा और कम समय के अंदर उस कार्य को प्रभावी ढंग से कर पाएंगे, इसलिए यहां पर वैज्ञानिक शब्द का उपयोग किया गया। वैज्ञानिक तरीका वही होता है जहां पर हमारा समय कम लगे, जहां पर हमारे एफर्ट्स कम लगे, और जो कार्य हम कर रहे हैं वो हम ठीक ठीक बेहतर एकदम कर पाए। ये बात आपने यहां पर ध्यान रखनी है। स्किल क्या है? विभिन्न तकनीकों को मिलाकर किया गया कोई कार्य है। स्किल क्या है? बैटिंग की एक स्किल है, बैटिंग स्किल है, बॉलिंग स्किल है, ऑफ स्पिन करना स्किल है, लेग स्पिन करना स्किल है। अब अगर मान लीजिए बल्लेबाज को, बल्लेबाज अच्छा बल्लेबाज कब कहेंगे या कैसे कहेंगे कि ये बड़ा स्किलफुल बैट्समैन है? कब कहेंगे? जब वो हर प्रकार के तकनीकों के अंदर माहिर हो जाए, कि वो बॉल को रोकना भी बड़ा अच्छे से सीख जाए, वो स्ट्रेट ड्राइव भी सीख जाए, वो कट करना भी सीख जाए, कवर ड्राइव करना भी सीख जाए, पुल भी करे, हुक भी करे, हर प्रकार के शॉट वो अच्छे से सीख जाए, अच्छी तकनीक से सीख जाए, अच्छी तकनीक से उनको करने लगे, तो क्या कहेंगे हम? स्किल कहेंगे। स्किल क्या होगी? बल्लेबाजी होगी। क्या होगी? जैसे हम फुटबॉल में कहेंगे ये डिफेंडर बड़ा अच्छा है, ये अटैकर बहुत अच्छा है, ये मिडफील्डर बहुत अच्छा है। तो एक अच्छा डिफेंडर होने के क्या चाहिए आपको? गेम को रीड करने के लिए आपको दिमाग चाहिए, तो आप गेम को रीड कर पा रहे हैं, आप जो भी अटैकर आ रहा है उसके साथ दौड़ पा रहे हैं, आपकी स्प्रिंटिंग ठीक है, आप टैकल कर पा रहे हैं, आप इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं, आप हेडिंग एबिलिटी अच्छी है, आप जब कोई सामने वाला अटैकर जो है वो आपको ड्रिबल करने का प्रयास करता है, आप ड्रिबल हो नहीं पाते हैं। तो ये सारे के सारे जो स्किल हैं आपके, ये सारे के सारे जो तकनीकें हैं अलग अलग, उनको जब मिला दिया जाए तो आप एक स्किलफुल डिफेंडर बन जाते हैं, डिफेंडर बन जाते हैं जिसके पास स्किल है डिफेंड करने का।
तो जब कई तकनीकें मिलती है तो एक व्यक्ति के पास क्या आ जाती है, स्किल आ जाती है। जैसे कुछ क्रिकेट के अंदर खूब सारे आप शॉट खेलना सीख गए, हर बॉल को आप खेलना सीख जाते हैं, तो आप क्या बन जाते हैं, एक बैट्समैन बन जाते हैं, वो स्किल आपके पास आ जाती है। अगली बात, स्टाइल शब्द क्या है, तकनीक को व्यक्तिगत ढंग से पेश करना, तकनीक को व्यक्तिगत ढंग से पेश करना। हम जानते हैं कि तकनीक एक वैज्ञानिक तरीका है जो कार्य को प्रभावी ढंग से करने में आपको मदद करता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हर खिलाड़ी अलग अलग है। हर खिलाड़ी जो है उसके हाथों की लंबाई अलग अलग है, हर खिलाड़ी के वेट अलग है, हर खिलाड़ी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हर खिलाड़ी की हाइट अलग अलग है। तो वो एक ही बॉल को सेम तरीके से हर खिलाड़ी नहीं खेल पाएगा, उसको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। खिलाड़ी को उस तकनीक के अंदर अपने स्वरूप में अपने लिए ढालने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो जब आप एडजस्टमेंट करते हैं तो वो आपका स्टाइल हो जाता है। तो जैसे बल्लेबाजी करने का इनका स्टाइल थोड़ा अलग है, जैसे धोनी के लिए बोलते हैं, धोनी जो बुकिश टेक्निक्स है या फिर किताबी जो तकनीकें हैं उनसे हटकर थोड़ा वो कार्य करते हैं। कुछ खिलाड़ी बिल्कुल एकदम किताबी जो चीजें हैं उनको फॉलो कर लेते हैं। जैसे अगर आप संजय मांजरेकर के बारे में पढ़ें, राहुल द्रविड़ के बारे में पढ़ें, तो जो भी क्रिकेटिंग शॉट्स हैं उनको बड़ा प्रॉपर तरीके से खेलते हैं, बड़ा तकनीक को ठीक ठीक तरीके से वो इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग ऐसे भी हैं जो तकनीक से थोड़ा हटकर खेलते हैं, उन्होंने समायोजन कर लिया और उनको वो चीज ठीक लग रही है तो उनका वो स्टाइल है। तो जब तकनीक के अंदर आप अपनापन मिला देते हैं या फिर अपने ढंग से उस तकनीक को यूज कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका स्टाइल बन जाता है। आगे बढ़ता हूं, फिर एक शब्द है अकलमेटाइजेशन। ये शब्द क्या है भाई, जो सुपर कंपनसेशन शब्द आया है ठीक ठीक वैसा ही शब्द है, लेकिन यहां पर एक चीज अलग है कि यहां पर हाइपोक्सिक, एक शब्द मैंने यहां पर अलग जोड़ा है, हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट या फिर हाई एल्टीट्यूड इन्वायरमेंट, या फिर यहां पर आप हाई एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, या फिर हाई एल्टीट्यूड वातावरण। हाई एल्टीट्यूड वातावरण, हाई एल्टीट्यूड वातावरण में क्या खास बात है, हाई एल्टीट्यूड जब आप सी लेवल से ऊपर हैं, तो सी लेवल से ऊपर जब वातावरण है वहां पर दो चीजें, अमूमन बिल्कुल एकदम साधारण शब्दों में बोला जाए तो दो चीजें आपको मिलेगी। एक तो वहां पर एयर प्रेशर जो है वो बहुत कम होगा, और दूसरा, और उससे हवा जो है वो पतली भी हो जाएगी, और ऑक्सीजन भी वहां पर क्या होगी, थोड़ी कम होगी। तो जो आपके फेफड़े हैं, जो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको वहां पर थोड़ी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि जितनी ऑक्सीजन उसको एक सांस में चाहिए, 21% ऑक्सीजन उसको चाहिए एक सांस के अंदर, उतनी ऑक्सीजन शायद हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आपको उस मौसम के अंदर अनुकूलन करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, कि आपको थोड़ा समय लगता है कि आप उस हवा के अंदर आराम से सांस ले पाए। और इसके ये कार्य करने के लिए आपका शरीर जो है वो क्या करेगा, अनुकूलन करेगा उस वातावरण के साथ, जहां पर आपका शरीर जो है रक्त की मात्रा को बढ़ाएगा, या आरबीसी की मात्रा को बढ़ाएगा, या फिर आपके जो एल्वियोल्स है वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, जो ज्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन करना शुरू करेंगे। तो इन सब चीजों की वजह से ये जो हमने चेंज किए हैं, जो हमने अनुकूलन किया है हाई एल्टीट्यूड में या फिर ऊंचाई के ऊपर पहाड़ों में, उसको क्या कहा जाएगा, उसको अकलमेटाइजेशन कहा जाएगा। ये नाम स्पेशल आपने यहां पर ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अडेप्टेशन टू हाइपोक्सिक, हाइपोक्सिक का मतलब, हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज्यादा होगा, हाइपो का मतलब कम, और ऑक्सिक जहां पर कम ऑक्सीजन है वैसे वातावरण के अंदर आप क्या करेंगे, अनुकूलन करेंगे। अनुकूलन करेंगे तो फायदा किसको होगा, जो लॉन्ग, अब देखिए हाई एल्टीट्यूड पर आप जाकर क्या करेंगे, आप ट्रेन करेंगे तो वहां पर शरीर को अनुकूलन होने का मौका देंगे। शरीर रक्त की थोड़ी मात्रा बढ़ा सकता है, आरबीसी की मात्रा बढ़ा सकता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ा सकता है। जब ये मात्रा बढ़ेंगी ना, हीमोग्लोबिन की मात्रा, तो शरीर ज्यादा मांसपेशियों के लिए ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगा, ये ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा, ऑक्सीजन आपकी सांस में से जो आप इनहेल कर रहे हैं उसमें से। अब फिर जाकर आप हाई लेवल के ऊपर, तो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, और सी लेवल के ऊपर जाकर कंपीट करेंगे, खासतौर पर एंड्योरेंस जो इवेंट्स हैं उनके अंदर, तो जाहिर सी बात है कि आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म वहां पर करने वाले हैं, क्योंकि अब शरीर की क्षमता बढ़ी हुई है, और जब आप सामान्य वातावरण में आएंगे तो आपको ज्यादा बेहतर महसूस होगा। इसी के लिए भारत सरकार का या फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर है कहां पर, शिलारू में। कहां पर होगा, शिलारू, हिमाचल प्रदेश में।
यूनिट नंबर 3 के अंदर ये सारी बातें लिखी हुई है भाई। यूनिट नंबर 3 में जब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो वहां पर शिलारू हिमाचल प्रदेश हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर के बारे में वहां पर बात लिखी हुई है। और कौन से प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था? राजीव गांधी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था, या फिर उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जो शिलारू के अंदर हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर उन्होंने बनवाया। चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक शब्द है टेपरिंग। ये सभी बातें महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान रखना इनको। फिर एक शब्द है टेपरिंग। टेपरिंग क्या है? प्रतियोगिता से कुछ दिन पूर्व अभ्यास या फिर तीव्रता को कम करना। प्रतियोगिता से कुछ दिन पूर्व अभ्यास या फिर तीव्रता को कम करना। दिखाऊंगा मैं आपको कि कहां पर कैसे, या फिर आगे हम चलते हैं। अभी एक तस्वीर है जो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं भाई। यहां पर आप यहां पर देखिए, आप इस तस्वीर के अंदर आप थोड़ा सा ढंग से देखेंगे तो यहां पर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहां पर आप तैयारी कर रहे हैं, यहां पर प्री कंपटीशन और यहां पर कंपटीशन। जब कंपटीशन हो रहा है तो मान लीजिए कि यहां से कंपटीशन होना शुरू हुआ है, तो यहां पर ये जो गिरावट आई है किसके अंदर? इंटेंसिटी के अंदर, तीव्रता के अंदर। तीव्रता के अंदर ये गिरावट है ना, यही क्या टेपरिंग है। यही क्या है? टेपरिंग है। टेपरिंग है क्या चीज भाई? ये तो हमने देख लिया कि गिरावट है, यार क्यों की जाती है, ये चीज भी आपको जरूरी होनी चाहिए पता कि टेपरिंग क्यों की जाती है। तो टेपरिंग का उपयोग क्या है? टेपरिंग का उपयोग है कि जब आप प्रतियोगिता में होते हैं, जब मैचेस शुरू होते हैं, तो ऑलरेडी आप एक लंबा अभ्यास करके आ रहे हैं, खिलाड़ी एक लंबी ट्रेनिंग करके आ रहा है, और प्रतियोगिता से कुछ दिन पूर्व तक आप बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, भोजन के ऊपर पूरा नियंत्रण है आपका, और आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग सेशंस के माध्यम से खिलाड़ी को गुजार रहे हैं। लेकिन जैसे प्रतियोगिता थोड़ी नजदीक आती है ना, खिलाड़ी न केवल शारीरिक रूप से, क्योंकि मानसिक रूप से अब उसको परफॉर्मेंस प्रेशर जो है वो आने लगेगा। तो जब मानसिक प्रेशर आ रहा है उसको, तो उस समय आप थोड़ा उसको रिलैक्स रखेंगे शारीरिक रूप से। दो कारण इसके रहेंगे, एक तो खिलाड़ी ओवरलोड में नहीं चला जाए, दूसरा खिलाड़ी इंजरी नहीं खा बैठे। क्योंकि जब मानसिक रूप से वो प्रेशर के अंदर है थोड़ा, तो जाहिर सी बात है कि वो पूरा कंसंट्रेशन के साथ नहीं पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स करते हैं, थोड़ा रिकवर करने का मौका देते हैं, थोड़ा उसको थकान से बचाना चाहते हैं। इसलिए हम थोड़ी सी इंटेंसिटी को ड्रॉप डाउन कर देते हैं, ताकि खिलाड़ी जब मैदान में जाए तो बिल्कुल एकदम रिलैक्स जाए, बिल्कुल एकदम तरोताजा जाए, और जब वो परफॉर्म करेगा अपनी 100% एबिलिटी के साथ, बिल्कुल थकान उसको नहीं है, तो ज्यादा बढ़िया परफॉर्म वो कर पाएगा। इसलिए हम थोड़ी से प्रदर्शन के अंदर, थोड़ी सी इंटेंसिटी के अंदर गिरावट लेकर आते हैं। अगली बात यहां पर क्या है? SMT, पूरा नाम इसका क्या होगा? सेंसरी मोटर ट्रेनिंग। सेंसरी मोटर ट्रेनिंग, सेंसरी मोटर ट्रेनिंग, समझिए इस बात को। सेंसरी मतलब कि जो भी आपके सेंसेस हैं, जो भी आपकी इंद्रियां हैं, जैसे सुनना, देखना, सूंघना, टच करना, बोलना, ये सारे के सारे आपके सेंस हैं। तो ये जो सेंस हैं, बोलना सेंस नहीं है हालांकि, जितने भी आपके सेंस हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो उनको ट्रेन किया जाना चाहिए। तो ये फायदा कहां पर करेंगे? आपको रिएक्शन टाइम में फायदा करेंगे। जैसे आप सुना, आपने गोली की आवाज को, फायर जो हुआ उसको सुना आपने, और सुनते ही आपने क्या किया? रिएक्ट किया। तो सेंसरी मोटर ट्रेनिंग, जब आप सेंस को क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं क्विक रिस्पॉन्स के लिए, तो ये रिएक्शन टाइम में आपके काम आएगी। ये किस में काम आएगी? रिएक्शन टाइम में। रिएक्शन टाइम नाम से जो समन्वय योग्यता है, उसको डेवलप करने में ये क्या आएगी? काम आएगी। उसको डेवलप करने में ये काम आएगी। आगे बढ़ता हूं भाई। ये अभी जो हमने पढ़ा अकलमटाइजेशन, जो हाई एल्टीट्यूड के अंदर समायोजन होता है, उसको कहते हैं। उसके बाद हम महत्वपूर्ण, हमारा जो आज का टॉपिक है, मुझे 20-25 मिनट का समय लगा भूमिका तैयार करने में या फिर कुछ शब्दों को समझाने में। तो आज की जो क्लास का हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है अवधिकालीनता या पीरियडाइजेशन। अवधिकालीनता या फिर पीरियडाइजेशन, जिस कॉन्सेप्ट को दिया किसने? एलपी मैटविएव। जिस कॉन्सेप्ट को किसने दिया? एलपी मैटविएव। 1924 में इनका जन्म हुआ, 2006 में इनका देहांत हुआ, और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में बहुत महत्वपूर्ण ये कार्य करके गए हैं। भारत के अंदर जितने भी जो लोग हैं, या फिर विश्व भर के अंदर जो भी लोग हैं, वो इनके कॉन्सेप्ट से, इनके जो सिद्धांत हैं, इनकी जो पुस्तकें हैं, उनसे ये मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं,
और इन्हीं की बताई हुई चीजों से आगे जो है वो रिसर्च वगैरह हो रही है। तमाम जो हम जानकारी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उनमें मैटविएव का खूब बड़ा योगदान रहने वाला है। डायरेक्ट मैटविएव की जो पुस्तक है वहां से नहीं, बल्कि हम रेफरेंस कहां से ले रहे हैं, हरदयाल सिंह जी की जो पुस्तक है वहां से हम रेफरेंस ले रहे हैं। हरदयाल सिंह जी ने रेफरेंस कहां से लिया? एलपी मैटविएव से लिया है। तो हम अप्रत्यक्ष रूप से मैटविएव, हरदयाल सिंह, इन सब से हम अध्ययन करने वाले हैं, या फिर इनकी किताबों से अध्ययन करने वाले हैं। और अध्ययन किया भी क्यों ना जाए, क्योंकि भाई फर्स्ट ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का, आप अगर पुराने हमारे जो क्वेश्चन पेपर आ रखे हैं उनको अगर देखेंगे तो खूब सारे क्वेश्चन जो है वो हरदयाल सिंह जी की किताब से आते हैं, और उन्होंने बड़े ही सुंदर तरीके से रेफरेंस कहां से लिया है? एलपी मैटविएव की किताब से लिया है। तो चलिए भाई पढ़ते शुरू करते हैं। मैटविएव ने इस सिद्धांत को 1956 के आसपास बताया या फिर 1950s में बताया? 1950s में इस सिद्धांत को उन्होंने बताया। पहले अंग्रेजी के अंदर बात पढ़ते हैं, फिर हिंदी के अंदर पढ़ेंगे। द प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ टॉप फॉर्म प्रोवाइड द बेस फॉर पीरियडाइजेशन। अब एक बात यहां पर आपने स्पष्ट करनी है। अब देखिए, जो विद्यार्थी थोड़ा सा समझदार है वो तमाम जो चीजें पढ़ेंगे ना उनसे वो, या फिर ऐसा कोई विद्यार्थी जिसने राजस्थान में पहले की भर्तियों में बैठ चुका है, वो देख पाएगा कि अच्छा यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा यहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था। खूब सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। ऑथेंटिक किताबों से पढ़ना है, ओरिजिनल चीजों को आपने पढ़ना है, उनको समझना है। तो केवल वही चीजें हमारे यहां पर हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से आपने इन चीजों को देखना है। कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो बनाए जा सकते हैं उनके बारे में आपने ध्यान रखना है। द प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ टॉप फॉर्म प्रोवाइड्स द बेस फॉर पीरियडाइजेशन। ये क्वेश्चन आया है कि पीरियडाइजेशन जो है, अवधिकालीनता है, वो हम क्यों बना रहे हैं, या उसका आधार क्या बनेगा? टॉप फॉर्म गेन करना बनेगा। टॉप फॉर्म गेन करना कि हम ये तमाम तामझाम, पीरियडाइजेशन अवधिकालीनता है क्या, कि हम कंप्लीट हमारे पास जो समय है जिसमें हम खिलाड़ी को ट्रेन करेंगे, जहां पर हम खिलाड़ी को ट्रेन कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? एक ही चीज के लिए कि हमारी प्रतियोगिता है, और उस प्रतियोगिता तक हमें टॉप फॉर्म को क्या करना है? गेन करना है। टॉप फॉर्म चीज क्या है? टॉप फॉर्म है क्या? टॉप फॉर्म है कि आप अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर पहुंचे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्रतियोगिता है आज से 10 महीने बाद, उस 10 महीने बाद की प्रतियोगिता में मुझे खेलना है। तो खेलने के लिए मैं चाहता हूं कि मैं वहां जाकर बहुत अच्छा प्रदर्शन करूं, लेकिन मैं आज से अभ्यास करने लगूं तो मैं कैसे ये कह पाऊंगा कि मैं उस प्रतियोगिता के एग्जैक्ट उस दिन पर मैं टॉप फॉर्म को गेन कर पाऊंगा? हो सकता है कि वो 2 महीने पहले हो जाए, और जब तक प्रतियोगिता है तब तक मैं वापस ढलान की तरफ बढ़ना शुरू कर दूं। तो टॉप फॉर्म का मतलब कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को आप उसी एक समय, उसी एक टाइम पीरियड के अंदर, उसी विंडो के अंदर कैसे गेन करेंगे, कैसे आप उसको प्राप्त करेंगे, टॉप फॉर्म को, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को। उसके लिए अवधिकालीनता है। अवधिकालीनता आपको बताएगा, एक साइंटिफिक तरीका देगा, एक संगठित, एक प्लान्ड, नियोजित तरीका देगा कि आप कैसे आज से शुरू करके 10 महीने बाद आप टॉप फॉर्म को गेन करोगे या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तक पहुंच पाओगे। इसीलिए अवधिकालीनता है, क्योंकि हम अंधेरे में तीर नहीं चलाना चाहते, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। इसलिए वैज्ञानिक तरीका पीरियडाइजेशन हमें कहता है कि हम कैसे कैसे जा सकते हैं और एग्जैक्टली उस टाइम पर हम टॉप फॉर्म को हासिल कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना पीरियडाइजेशन का, वो केवल एक बात पर टिका हुआ है कि हमें टॉप फॉर्म को गेन करना है, हमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को प्राप्त करना है, और उसी के ऊपर पूरा का पूरा ये आधार टिका हुआ है कि उस एक प्रदर्शन के लिए या उस एक छोटे से अवधि के अंदर प्रदर्शन के लिए पूरा का पूरा संरचना को बनाई जाती है। समझिए इस बात को। जैसे शादी तो एक दिन होती है ना, उस शादी से पहले तमाम जो भी आपके फंक्शन होते हैं वो होते किसके लिए? उस शादी के लिए होते हैं। उसी तरह से एक दिन क्या हो रहा है, अब 1 दिन 2 दिन 10 दिन का एक छोटा सा पीरियड है, उस समय प्रतियोगिता चल रही है। उस प्रतियोगिता में आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए साल भर, 2 साल आप तैयारी कर रहे हैं, और मकसद क्या है कि उस एक जगह पर आप जब पहुंचे तो आप अपने बेस्ट कंडीशन के अंदर जाएं। तो कैसे कैसे पहुंच पाएंगे, ये हम अवधिकालीनता के अंदर पढ़ते हैं। और अवधिकालीनता का मतलब ही यही है, इसको बनाया ही इसीलिए जाता है कि हम ठीक समय के अंदर टॉप फॉर्म को गेन कर लें। ये बात एक आपने जरूर ध्यान रखनी है। समझ में आई भाई ये बात? पहले ही जो लाइन यहां पर लिखी हुई है ना, इससे प्रश्न आया हुआ है और राजस्थान में आया हुआ है, ध्यान रखना है आपने। आगे बढ़ता हूं भाई। टू अंडरस्टैंड पीरियडाइजेशन इट इज ऑब्लिगेटरी टू अंडरस्टैंड टॉप फॉर्म। अगर आप पीरियडाइजेशन को समझना चाहते हैं, अगर आप अवधिकालीनता को समझना चाहते हैं, तो पहले आपको यह बड़ा जरूरी है समझना कि टॉप फॉर्म नाम की क्या बला है, टॉप फॉर्म क्या चीज है, या फिर सर्वश्रेष्ठ शीर्ष प्रदर्शन क्या चीज है। शीर्ष प्रदर्शन है जहां पर आप अपने बेस्ट प्रदर्शन को कर रहे हैं। इसके ऊपर भी आएंगे कि टॉप फॉर्म को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे हम।
The concept of sports form or top form was first propounded by famous Russian scientist L.P. Matveyev in 1956. ध्यान रखनी है भाई, ऑथेंटिक किताबों के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। कभी अगर ये ना पूछा जाए आपसे कि पीरियडाइजेशन क्या चीज है, और सीधा सीधा आपसे ये पूछ लिया जाए कि टॉप फॉर्म सबसे पहले किसने बताया, टॉप फॉर्म के बारे में या स्पोर्ट्स फॉर्म के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो भी एलपी मैटविएव होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, तो भी कौन होगा, एलपी मैटविएव होगा। और कब बताया, एग्जैक्टली 1956, समय भी ध्यान रखना, 1956 में बताया। अगली बात, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव द थ्योरेटिकल बेस टू पीरियडाइजेशन, और वो पहला व्यक्ति था जिसने थ्योरी दी किसके बारे में, पीरियडाइजेशन के बारे में, अवधिकालीनता के बारे में थ्योरी दी उन्होंने, या लिखित में उन्होंने कुछ बताया। His basic concept about sports form and periodization in sports training are still valid today, और जो उन्होंने 1956 में बात बताई उनको अभी भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर माना जाता है, अभी भी वो चीजें वैध है। इतना समय बीत जाने के बाद, लगभग 70-75 साल हो जाने के बाद भी उनके द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट आज भी क्या है, जीवित हैं, आज भी वो कार्य कर रहे हैं। हिंदी में पढ़ लेते हैं। शीर्ष फॉर्म के उपलब्धि और विकास के सिद्धांत और नियम अवधिकालीनता को आधार प्रदान करते हैं। अवधिकालीनता को समझने के लिए टॉप फॉर्म को समझना अनिवार्य है। टॉप फॉर्म की अवधारणा सर्वप्रथम प्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिक एलपी मैटविएव ने 1956 में प्रतिपादित की थी। वे अवधिकालीनता के सैद्धांतिक आधार देने वाले पहले व्यक्ति थे। खेल प्रशिक्षण में खेल स्वरूप और अवधिकालीनता के बारे में उनकी मूल अवधारणाएं आज भी प्रासंगिक हैं। इतनी बात भाई सबको समझ में आ गई? फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे यहां से बढ़ेंगे। फटाफट बताइए भाई, हर एक चीज, हर एक लाइन यहां पर महत्वपूर्ण है। बता दीजिए फटाफट कमेंट करके कि आपको ये चीज समझ में आ गई है। उसके बाद हम यहां से आगे बढ़ते हैं भाई। फटाफट बताइए भाई, यहां पर कोई डाउट तो नहीं है कि आपको? चलिए भाई, उसके बाद फिर बात करते हैं टॉप फॉर्म के मुख्य बिंदु संक्षेप में, कि टॉप फॉर्म है क्या चीज। टॉप फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। टॉप फॉर्म किसको कहा जा सकता है? हम शीर्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो है क्या चीज, टॉप फॉर्म है क्या चीज? टॉप फॉर्म जीवन में एक बार नहीं, अब ये चीज भी यहां पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, सत्य असत्य कथन बनेंगे कि टॉप फॉर्म को जीवन में एक बार अचीव किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं, यहां से ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। यहां से जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं वो तो बिल्कुल तैयार रहे, और थर्ड ग्रेड में भी जैसे पेपर के स्तर बढ़ रहे हैं तो हो सकता है यहां से चीजें पूछी जाए। ध्यान रखना है, टॉप फॉर्म जीवन में एक बार नहीं, हर प्रशिक्षण चक्र में प्राप्त की जा सकती है। कि टॉप फॉर्म जीवन में एक बार ही नहीं, कि कोई खिलाड़ी जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन केवल एक बार कर सकता है, ऐसा नहीं है। वो एक बार करेगा, उसके बाद उसको बेहतर कर सकता है या फिर उसको मेंटेन कर सकता है। ये सब चीजें पॉसिबल है। तो ये चीज ध्यान रखना कि एक बार टॉप फॉर्म जीवन में हासिल नहीं की जाती है, बार बार उसको हासिल किया जा सकता है। प्रशिक्षण का लक्ष्य है, जो भी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या रहेगा, लगातार ऊंचे प्रदर्शन स्तर तक पहुंचना होता है। प्रशिक्षण चक्रीय रूप में चलता है। चक्रीय यानी कि साइक्लिक, दो शब्द यहां पर आएंगे, चक्रीय यानी कि साइक्लिक। साइकिल कौन कौन से, माइक्रो, मेसो, मैक्रो, इन साइकिल के रूप में चलता है। तो चक्रीय रूप में चलता है, लेकिन हर प्रशिक्षण चक्र का उद्देश्य है टॉप फॉर्म होना जरूरी नहीं होता। इसलिए पीरियडाइजेशन और साइक्लिसिटी समानार्थी नहीं है। पीरियडाइजेशन अलग चीज है और साइक्लिसिटी अलग चीज है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इनको भी ध्यान रखना। एक तरफ जैसे पीरियडाइजेशन के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, आरंभिक काल, कंपटीशन काल या फिर संक्रमण काल, प्रिपरेटरी फेज, कंपटीशन फेज एंड ट्रांजिशनल फेज। और यहां क्या पढ़ेंगे, माइक्रोसाइकिल, मेसोसाइकिल और मैक्रोसाइकिल। यहां पर क्या लाइन बोली जा रही है कि हर प्रशिक्षण चक्र का उद्देश्य है टॉप फॉर्म होना जरूरी नहीं होता। कि हर एक चक्र के अंदर, हर एक माइक्रोसाइकिल के अंदर, हर एक मेसोसाइकिल के अंदर आप टॉप फॉर्म हासिल कर लें, ऐसा जरूरी तो नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप करना चाहें, आपके कुछ और ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। तो टॉप फॉर्म हासिल हर चक्र के अंदर किया जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर पीरियडाइजेशन के अंदर किया जाएगा, ये जरूरी होता है। ये दोनों के अंदर फर्क आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसको समझने के लिए आपको क्लास के अंत तक बने रहना होगा, कि ये कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा ना तो मैं इसी बात को दोबारा बताऊंगा, वहां पर ये लाइन जो है वो फिर दोबारा क्लियर होगी। क्योंकि अभी आपको साइक्लिसिटी और पीरियडाइजेशन के बीच में फर्क नहीं पता है, ये इनको आपस में जोड़कर कैसे पढ़ा जाए वो नहीं पता है, और मैं अभी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि मेरे को इन दोनों को पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद मैं ये फर्क आपको बता पाऊंगा। अगली चीज, पहले माना जाता था कि टॉप फॉर्म केवल खास मौसम सीजन में ही आ सकती है, पर अब स्पष्ट है कि यह किसी भी मौसम और वर्ष के किसी भी समय प्राप्त की जा सकती है। सत्य असत्य कथन के अंदर लिख दिया कि टॉप फॉर्म जो है वो वर्ष के किसी भी
महीने के अंदर हासिल की जा सकती है। क्या ये सत्य है, क्या ये असत्य है? टॉप फॉर्म का विकास, उपलब्धि विकास यानी कि टॉप फॉर्म को डेवलप करना और फिर उसको इंप्रूव करना या फिर उसको अचीव करना, मुख्य रूप से प्रशिक्षण के साधनों और सामग्री, मीन्स एंड कंटेंट से कैसे आप प्रशिक्षित किसी खिलाड़ी को कर रहे हैं, कैसे किसी खिलाड़ी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर निर्भर करती है, न कि मौसम पर। और न कि मौसम पर, मौसम ठंडा है, मौसम गर्म है, बारिश का मौसम है, उस चीज पर यह निर्धारित नहीं करता है कि टॉप फॉर्म आएगी या नहीं आएगी। आप कैसा अभ्यास खिलाड़ी को करवा रहे हैं, किन माध्यम से आप अभ्यास करवा रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है खिलाड़ी कब टॉप फॉर्म के अंदर आएगा। उचित ट्रेनिंग प्लानिंग से टॉप फॉर्म को मानव शरीर की जीव मनोवैज्ञानिक सीमाओं के भीतर नियंत्रित और संचालित किया जा सकता है, और जो भी किसी व्यक्ति की क्षमताएं हैं उसके अंदर रहकर टॉप फॉर्म को हासिल किया जा सकता है। सबके लिए टॉप फॉर्म जो है अलग अलग हो सकती है भाई। प्रतियोगिता कैलेंडर यह तय करता है कि खिलाड़ी को किस तारीख और समय पर टॉप फॉर्म में होना चाहिए। कि आपको इसीलिए तो डेट बहुत पहले बताई जाती है। क्या आपको एग्जाम की डेट ऐसा होता है कि 1 महीने पहले बता दी जाती है? नहीं, एग्जाम की डेट आपको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पहले बताई जाती है। क्यों बताई जाती है? कि भाई उस दिन आपको अपने सर्वश्रेष्ठ पर होना है, उस दिन आपकी तैयारी जो है वो बहुत बेहतर हो जानी चाहिए। तो उसी दिन के हिसाब से आप प्लान करना शुरू करते हैं ना। अभी आप कोर्स देख रहे हैं, क्लासेस देख रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम के नजदीक जाएंगे आप एमसीक्यू ज्यादा निकालने लगेंगे, पुराने प्रश्न पत्र ज्यादा निकालने लगेंगे, पहले क्या पूछा गया उसके बारे में ज्यादा अध्ययन करने लगेंगे, रिवीजन को थोड़ा और तेज कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति अगस्त में, जून में, जुलाई में कोचिंग करने आ रहा है तो भाई वो तो नुकसान ही खाएगा फिर। तो अपने ध्यान रखना है कि कब कौन सा समय, क्या समय होना चाहिए, कैलेंडर निर्धारित करता है। इसी तरह से अगर बता दिया कि ओलंपिक इस तारीख को होने वाले हैं तो उसके अनुसार अभी से आपने तैयारी शुरू कर देनी है। और तैयारी ऐसे शुरू करनी है कि जिस दिन ओलंपिक हो, जिस दिन आपका इवेंट हो, उन दिनों के अंदर आप टॉप फॉर्म के ऊपर पहुंच जाएं। टॉप फॉर्म, शीर्ष प्रदर्शन आप उस समय करने में योग्य हो। ये जानकारी कहां से मिलती है? प्रतियोगिता कैलेंडर यह तय करता है खिलाड़ी को किस तारीख और समय पर टॉप फॉर्म में होना चाहिए, पर वास्तविक पीरियडाइजेशन लक्ष्य, प्रशिक्षण अवस्था और चुने हुए प्रशिक्षण साधनों द्वारा निर्धारित होता है कि आप ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं। आप ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं वो निर्धारित करेंगे कि आप कब टॉप फॉर्म के अंदर आएंगे, कि आपने कैसा प्लान बना रखा है, कैसे आप संगठन कर रहे हैं अपने प्रशिक्षण को, वो निर्धारित करेंगे कि आप टॉप फॉर्म में कब आएंगे। आगे बढ़ता हूं भाई। एक चीज यहां पर और ध्यान रखनी है भाई, यहां पर एक स्लाइड तो हमारी थोड़ी मिसिंग हुई है कि टॉप फॉर्म जो है वो है क्या एक्चुअल में, कि खिलाड़ी की 95 से 97% जो मैक्सिमम उसका बेस्ट होता है, उसके पास का जो प्रदर्शन उसकी क्षमता के हिसाब से 95 से 97% जो है वो टॉप फॉर्म होती है। कि अगर मान लीजिए कि मैं कभी मैंने कभी थ्रो किया है, मैंने कभी जंप किया है, मैंने कभी कोई रेस दौड़ी है, तो मेरा जो भी बेस्ट प्रदर्शन है ना, उसके आसपास, अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के आसपास 95 से 97% अगर उसको मैं मैच कर लेता हूं तो वो मेरी टॉप फॉर्म है। वो क्या है? मेरी टॉप फॉर्म है। एक चीज आपने ये भी ध्यान रखनी है कि 4 से 6 सप्ताह तक अमूमन टॉप फॉर्म जो है उसको मेंटेन किया जा सकता है, और लगभग 4 से 6 टूर्नामेंट ही आपको खेलने होते हैं। 4 से 6 टूर्नामेंट आपको कम से कम चाहिए, कि जो टॉप फॉर्म में आने के लिए आपको कुछ टूर्नामेंट चाहिए होते हैं। आप देखते हैं कि जब भारत के अंदर कोई टीम खेलने आती है तो उससे पहले लगातार कुछ टूर्नामेंट खेलती है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक देकर। वो क्यों खेले जाते हैं? जैसे मान लीजिए कि वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है, एक दिवसीय विश्व कप होने वाला है, तो उस विश्व कप की तैयारी करने के लिए टीमें पहले 2-3 महीनों के अंदर लगातार वनडे मैचेस की सीरीज खेलती हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई वनडे टूर्नामेंट, वनडे वर्ल्ड कप में खेलने जा रहे हैं और कोई टीम जो है वो T20 की सीरीज खेल रही है, टेस्ट की सीरीज खेल रही है, वो मूर्खता होगी। आप पहले उससे 2-3 महीने पहले लगातार जो अभ्यास करते हैं, लगातार जो सीरीज खेलते हैं ना, वो वनडे मैचेस की सीरीज खेलते हैं। और कुछ समय पहले जो ऑस्ट्रेलिया, जैसे मान लीजिए कि भारत के अंदर टूर्नामेंट हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया की टीमें हैं, बांग्लादेश में आके एक सीरीज खेल लेगी, पाकिस्तान में खेल लेगी, अबू धाबी में खेल लेंगी, श्रीलंका में खेल लेगी या भारत में खेल लेंगी। वैसे ही कंडीशन के अंदर सीरीज खेली जाती है ताकि खिलाड़ियों को उस इंटेंसिटी के अंदर लाया जाए। जब प्रतियोगिता खेलते हैं तो उस इंटेंसिटी के अंदर आते हैं और टॉप फॉर्म के अंदर आप आ जाते हैं। तो कम से कम 4 से 6 टूर्नामेंट जो है आपको खेलने होते हैं, लेकिन अलग अलग खेलों में ये अलग अलग संख्या हो सकती है। तो आपको टॉप फॉर्म में आने के लिए टूर्नामेंट की आवश्यकता होती है, प्रतियोगिता की आवश्यकता होती है। एक मुख्य प्रतियोगिता से पहले कुछ छोटी प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। मुख्य प्रतियोगिता से पहले कुछ छोटी प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं जो आपको टॉप फॉर्म में आने में मदद करती हैं। आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करते हैं अवधिकरण,
या फिर अवधिकालीनता, एक प्रशिक्षण चक्र, एक प्रशिक्षण वर्ष मैक्रो चक्र को छोटे छोटे और अधिक प्रबंधनीय अंतराल मेसो चक्र में विभाजित करना है, जिसका लक्ष्य किसी एथलीट को सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में उच्चतम प्रदर्शन स्तर पर लाने या किसी प्रतियोगिता में प्रदर्शन का प्रबंधन करने के लिए प्रशिक्षण के सभी पहलुओं को प्रबंधित और समन्वित करता है। मैनेज करना सभी पहलुओं को, सभी कंपोनेंट्स को, और उनको कोऑर्डिनेट करना, ये दोनों ही काम यहां पर किए जाएंगे। या प्रशिक्षण अनुकूलन को अधिकतम करने और ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम की शुरुआत को रोकने के लिए प्रशिक्षण घटकों का नियोजित हेरफेर है। देखिए भाई, हम ये कर क्यों रहे हैं? पहली बात तो दो बातें आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि हम अवधिकालीनता की जरूरत क्या है। अवधिकालीनता की जरूरतें क्या है उसको हम बताना अगर चाहें तो हम कह सकते हैं कि भी अवधिकालीनता की जरूरतें क्या हैं। एक तो सही समय पर, सही समय पर या प्रतियोगिता के समय पर टॉप फॉर्म हासिल करना, टॉप फॉर्म हासिल करना। दूसरी बात, ओवर ट्रेनिंग, ओवर ट्रेनिंग व अंडर ट्रेनिंग से बचना। और इन्हीं के माध्यम से खिलाड़ी को चोट से बचाना, खिलाड़ी को चोट से बचाकर, चोट से बचाना और प्रदर्शन में क्या करना? सुधार करना। और प्रदर्शन में सुधार करना, प्रदर्शन में सुधार करना। और प्लस इसके साथ और क्या बात हो जाएगी कि आप ये कार्य तो करना चाहते ही हैं, इसके अलावा अब क्या करना चाहते हैं? मैनेज करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? ट्रेनिंग प्रोसेस को, ट्रेनिंग प्रक्रिया को प्रबंधन करना, को प्रबंधन करना। ट्रेनिंग प्रक्रिया को क्या करना? प्रबंधित करना। ये सब बातें यहां पर रहेंगी। कैसे करेंगे भाई इसको? कैसे आप प्रबंधन कर पाएंगे? ये भी साथ में यहां पर देखिए कैसे प्रबंधन कर सकते हैं इसको। कि मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा वर्ष भर है, यहां पर अगर आप, यहां पर आपको टूर्नामेंट खेलना है, यहां पर टूर्नामेंट खेलने के लिए पहले आप क्या करेंगे? आधार का निर्माण करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने यहां तक आधार का निर्माण किया और उसके बाद यहां पर आप कुछ टूर्नामेंट खेलेंगे। यहां पर आप क्या करेंगे? कुछ टूर्नामेंट खेलेंगे और यहां पर आप प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के बाद यहां पर आप क्या करेंगे? आराम करेंगे। यहां पर आप क्या करेंगे? आराम करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपको यहां पर टॉप फॉर्म में आना है, आप चाहते हैं कि इस एक समय के अंदर हम टॉप फॉर्म में आए, तो यहां पर आप जैसे फुटबॉल के लिए किसी खिलाड़ी को तैयार करना चाहते हैं, तो यहां पर आप एंड्योरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ इनको डेवलप करेंगे। आप यहां पर तकनीक सिखाएंगे। आप यहां पर खिलाड़ी को थोड़ा लोड लेना सिखाएंगे। स्पेसिफिक जो स्किल होते हैं उनको सिखाएंगे। और इस तरह से धीरे धीरे आप खिलाड़ी को यहाँ पर हर चीज को सिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आएंगे ना तो खिलाड़ी जो है वो एक अच्छा खिलाड़ी बन चुका होगा और वो लोड लेने में सक्षम होगा। फिर आप इसको क्या करेंगे? यहाँ पर प्रतियोगिता में उतारना शुरू करेंगे। एक दो प्रतियोगिता यहाँ पर खिलाएंगे और यहाँ पर उसको मेंटल ट्रेनिंग वगैरह देना शुरू करेंगे। और यहाँ पर तक जब आएगा खिलाड़ी एकदम क्या होगा? तैयार होगा। ये प्रबंधन किया तभी तो ये खिलाड़ी यहाँ पर तैयार हुआ। जैसे मान लीजिए कि यहां से हम ट्रेनिंग करवाना शुरू करते और यहां पर हमने उसको टूर्नामेंट खेलने के लिए दे दिए, तो यहां तक आते आते वो क्या हो जाएगा? वापस ढलान की तरफ आ जाएगा, थक जाएगा। तो प्रबंधन करना यही तो है ना कि एग्जैक्टली हमें जब चीज चाहिए तब हमारे पास उपलब्ध हो। तो हम अवधिकालीनता को, पीरियडाइजेशन को उपयोग ही इसीलिए करते हैं, इसीलिए उसको हम रखते हैं ताकि हम क्या कर सकें? मैनेज कर सकें ट्रेनिंग प्रोसेस को। इस बात के अंदर कोई डाउट है तो बताइए भाई आपको। ये 3-4 बात और इस बात के अंदर कोई डाउट है तो बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। कोई भी डाउट हो तो आप फटाफट कमेंट कीजिए।
समझना है चीजों को भाई, केवल रटना नहीं है। मैं अभी तक रटने भर की चीजें 2-3 चीजें बोली है मैंने। एक तो एलपी मैटविएव 1956, अवधिकालीनता या फिर टॉप फॉर्म के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया, और उसके बाद टॉप फॉर्म क्या है, बस इतनी भर 95-97% अपने मैक्सिमम एबिलिटी का टॉप फॉर्म है। केवल इतनी सी बात रटने वाली बोली है, उसके अलावा सब समझने की चीजें हैं। समझ में अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है भाई। बताइए फटाफट कि क्या समझ में आपको आ गया है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, यहां पर जो भी बातें हमने बोली समझ में आ गई। ये तस्वीर यहां पर एलपी मैटविएव की देख रहे हैं, एक रूस के वैज्ञानिक हैं। पीरियडाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, अंग्रेजी के अंदर थोड़ा पढ़ लेते हैं। पीरियडाइजेशन इज ए कॉन्सेप्ट नॉट ए मॉडल, इट इज सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू गेन कंट्रोल ओवर ट्रेनिंग अडेप्टेशन रिस्पॉन्स व्हिल प्रिपेयरिंग फॉर ए कंपटीशन। यहां पर एक बात आई है, और ये बात क्या कह रही है, टू गेन कंट्रोल ओवर ट्रेनिंग अडेप्टेशन रिस्पॉन्सेज, कि हम इस बात को कंट्रोल करना चाहते हैं कि खिलाड़ी कब कब क्या सीख रहा है, खिलाड़ी कैसे विकसित हो रहा है। या फिर प्रबंधन, हम इसी चीज को तो कंट्रोल करना चाहते हैं कि खिलाड़ी में कब क्या बदलाव हो रहे हैं, कब क्या वो चीज सीख रहा है। तो उन सब चीजों को जोड़ते 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 हम क्या करेंगे, बिल्कुल अंतिम जो बिंदु है ना, वहां पर उस खिलाड़ी को हम एकदम टॉप फॉर्म के अंदर देखना चाहेंगे। उसके बाद पीरियडाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू ट्रेनिंग विच इन्वॉल्व्स प्रोग्रेसिव साइक्लिंग ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि हम धीरे 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 उसके अंदर क्या करेंगे, आगे जैसे बढ़ेंगे तो कुछ चीजें उसके अंदर जोड़ते जाएंगे, कुछ चीजें हम उसको और सिखाते चले जाएंगे। प्रोग्रेसिवनेस होगा वहां पर, एकदम से चीजों को नहीं बढ़ाएंगे, धीमे धीमे उस खिलाड़ी को क्या करेंगे, एड ऑन करते रहेंगे। इन द पीरियडाइजेशन द ट्रेनिंग प्रोसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टाइम इंटरवल द मैग्नीट्यूड ऑफ विच रेंज फ्रॉम डेज टू वीक्स, मंथ और इवन ईयर्स, कि हम इस पीरियडाइजेशन के अंदर कंप्लीट जो ट्रेनिंग प्रोसेस है ना, उसको हम किस में बांटेंगे, समय में बांटेंगे। और कैसे समय के अंदर बांटेंगे, ये दिनों के अंदर भी बंटे हुए हो सकते हैं जिसको आप माइक्रोसाइकिल कहते हैं, ये सप्ताह के अंदर भी बंटे हुए हो सकते हैं जिनको आप मेसोसाइकिल, और ये वर्ष महीनों के अंदर भी बंटे हुए हो सकते हैं, महीनों व वर्षों के अंदर भी बंटे हुए हो सकते हैं। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि ये कार्य किए जाते हैं पीरियडाइजेशन में। ड्यूरिंग ईच ऑफ दिस टाइम इंटरवल ए पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इज असेंडेड, फिजिकल फिटनेस और टेक्निक, और हर जो समय यहां पर दिया जा रहा है ना, हर जो समय दिया जा रहा है उसमें कोई ना कोई घटक क्या किया जाएगा, कोई खास घटक विकसित किया जाएगा, कोई खास घटक यहां पर क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। चलिए भाई, उसके बाद अगली बात, अवधिकालीनता वार्षिक प्रशिक्षण योजना को प्रबंधनीय चरणों मैसो चक्र की श्रृंखला विभाजित करने की एक प्रक्रिया है। फिर प्रत्येक चरण के एक विशेष अवधि के भीतर विकसित किए जाने वाले विशिष्ट या विशेषताओं की श्रृंखला को लक्षित कर सकता है। यह प्रत्येक चरण के भीतर उचित अतिभार और पुनर्प्राप्ति की अवधि स्पष्ट की जाती है। अवधिकालीनता का प्रमुख लक्ष्य लंबी अवधि में चोट के जोखिम को कम करना और प्रगति के लाभ को अधिकतम करना है। ये सारा का सारा जो खेल किया जा रहा है, ये प्रबंधन किया जा रहा है, ये प्रबंधन किया जा रहा है, इसको प्रबंधन कहिए। इसको चाहिए आप कहिए कि समय में बांटना, समय में पूर्ण काल को, पूर्ण तैयारी काल को बांटना, पूर्ण तैयारी को बांटना, या फिर हम कहीं इसको कि चोट के जोखिम को कम करना, या इसको हम कह सकते हैं कि हम जो विकास होने वाले घटक है, होने वाले घटकों को नियंत्रित करना, घटकों को नियंत्रित करना। ये किए क्यों जा रहे हैं भाई, ये सब काम क्यों किए जा रहे हैं, ये काम इसीलिए किए जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि खिलाड़ी को कहीं चोट नहीं लग जाए, क्योंकि अगर चोट लगती है तो खिलाड़ी की प्रगति को क्या करेगी, हर लेगी, खिलाड़ी की प्रगति को ले जाएगी। हमें कुछ दिन रुकना पड़ेगा, कुछ महीने रुकना पड़ेगा, फिर हमें दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो समय खराब हो रहा है ना, वो वापस नहीं लेके आ पाएंगे। थोड़ा धीरे चल लेंगे, ठीक ठीक पेस पे चलेंगे, लेकिन चोटिल नहीं होंगे, क्योंकि चोटिल होने के बाद हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, कहीं हम प्रदर्शन जो है
उसमें जो घटक हम उपयोग कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग मेथड उपयोग कर रहे हैं, जो डाइट उपयोग कर रहे हैं, वो क्या हमारे प्रदर्शन को बढ़ा पा रहा है, उसकी जांच रखने के लिए भी हमें चाहिए कि अगर मान लीजिए कि हम कोई एक मेथड को उपयोग कर रहे हैं, कोई एक डाइट को उपयोग कर रहे हैं, कोई भी चीज को उपयोग कर रहे हैं, तो हम अगर मान लीजिए कि खिलाड़ी को अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, दिखाई अच्छा दे रहा है, लेकिन क्योंकि हमने छोटे छोटे काल में चीजों को बांट रखा है, तो हमें पता लगेगा कि भाई सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो वो प्रदर्शन को प्रभावित जो एलिमेंट कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए भी, उनको कंट्रोल करने, उनको प्रबंधन करने के लिए भी ये सारी चीज की जाती है, ताकि हम चोट ना खाएं और लगातार प्रगति हम करते रहें। ऑप्टिमम लोड जो है वो दिया जा सके, इसलिए ये अवधिकालीनता की जाती है। या फिर इष्टतम भार दिया जा सके, इष्टतम भार जो है वो दिया जा सके, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये बात आपने यहां पर ध्यान रखनी है भाई। आज हम यहां तक रुकेंगे भाई। कल की जो क्लास होगी उसमें हम प्रिपरेटरी फेज, जो कंपटीशन फेज है, या फिर ट्रांजिशन फेज है, या फिर पहला, दूसरा और तीसरा जो चरण है, उनके बारे में बात करना शुरू करेंगे। आज हमने केवल बेस को तैयार किया है। आज हमने केवल इस बात के बारे में बात की है कि हमारे पास पीरियडाइजेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट है और उसको हम उपयोग कैसे कर सकते हैं और क्यों उसको उपयोग करना चाहते हैं। एलपी मैटविये वो व्यक्ति है जिन्होंने 1956 में इसके बारे में पहली बार बात की, और ये तमाम जो जानकारी है वो हरदयाल सिंह जी की पुस्तक से मैं लेकर आया हूं। अब चाहें तो उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको रेडीमेड चीज मिल जाए, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, तो आप केवल यहां से पढ़ सकते हैं। तमाम जो महत्वपूर्ण चीजें वहां से उठाकर लाई गई हैं। चलिए भाई, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। उसके बाद हम हमारी क्लास को वाइंड अप करेंगे। चीजों को समझने के ऊपर जोर देना है भाई। बार बार मैं कह रहा हूं कि चीजों को समझना है, याद अपने आप हो जाएंगी। अगर याद करने पर जोर दोगे तो समझ में नहीं आएंगी, लेकिन अगर समझने पर जोर दोगे तो याद अपने आप हो जाएंगी। ध्यान रखना इस चीज का भाई। बताइए भाई, सभी जो विद्यार्थी हैं, कोई डाउट अगर आपके हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए आप। चलिए भाई, सभी साथी जो कक्षा में जुड़े, जिन्होंने सेशन को देखा, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लगातार अध्ययन करते रहिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। सभी साथियों को धन्यवाद।